दोस्तों नमस्कार। अब भारत को लेकर पीएम काकर का बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। दोस्तों ईरान पर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी, जिसके बाद काकर ने भारत को लेकर ऐसी बात कह दी थी जिसका अब खुलासा होने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पाकिस्तानी पीएम काकर ने क्या बयान दिया है, साथ ही साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान ने फिर एक बार अयोध्या में राम मंदिर पर उगला जहर, इस बार संयुक्त राष्ट्र के सामने जाकर रोया। जी हाँ, कहा ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं भारत सरकार, ये बाबरी पर नहीं रुकेंगे जैसा दिया है यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी में लिखकर बयान। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे रिपब्लिक डे के दिन यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर विदेशों में भी तिरंगे की मची धूम, कुछ इस अंदाज में इन देशों में गणतंत्र दिवस मनाई गई है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या नीतीश कुमार आज हो जाएंगे एनडीए में शामिल, सबसे बड़ा खुलासा करेंगे दोस्तों। क्या है अटकलों का बाजार, तो दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि अपना भारत महान है और इस बार बंगाल में बदलाव बेहद जरूरी है और जंगल राज खत्म होना जरूरी है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी पीएम काकड़ की भारत को गीदड़ भभकी, कहा ईरान पर जवाबी कार्रवाई में भारत के लिए भी बहुत बड़ा संदेश। यानी कि दोस्तों आर्थिक मोर्चे पर लगातार मात खा रहा पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ईरान के हमले के बाद की गई जवाबी कार्रवाई के जरिए वो भारत को भी डराने की कोशिश में लगा है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने पिछले दिनों कहा कि ईरान को जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया उससे से भारत को भी एक साफ मैसेज गया है। जी हाँ, अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान अनवर उल हक काकर ने कहा कि ईरान ने पिछले दिनों पाकिस्तान पर रॉकेट दागकर हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। ऐसी स्थिति में हमारे पास ईरान को जवाब देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। हमने जवाबी हमला करके निश्चित रूप से भारत और पूरे क्षेत्र के लिए कड़ा संदेश दिया है कि हम अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें अरब न्यूज की रिपोर्ट में ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों कि काकर ने यानी पाकिस्तान के पीएम ने ईरान पर जो हमला किया दोस्तों, रिटेलिएट करा, उसको भारत से जोड़कर कह रहा है कि हमने ईरान पर हमला भारत के लिए भी संदेश सेट करने के लिए किया, यानी भारत को डराने की कोशिश की गई है। काकर ने ऐसा बताया है कि भारत को अब खौफ रहेगा कि पाकिस्तान से पंगा ना ले, वरना पाकिस्तान भी करारा जवाब दे सकता है। ऐसा मैसेज सेट करने की दोस्तों कोशिश की है पाकिस्तान ने। काकर ने ऐसा बयान दिया। इस पर आपकी अब जो भी अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान ने ईरान पर रिटेलिएट किया है, लेकिन भारत इन छोटे मोटे हमलों, छोटे मोटे धमकियों से डरने वाला नहीं। और सब में बड़ी बात, ईरान भारत नहीं है और भारत ईरान नहीं है जो पाकिस्तान को छोड़ देगा। अगर आप भी मानते दोस्तों तो ये बात और जवाब काकर को कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर दीजिएगा पाकिस्तानियों को। अगली खबर की बात करें जहां पर पाकिस्तान से जुड़ी खबर है, जहां अयोध्या को लेकर बड़ी खबर, पाकिस्तान ने फिर अयोध्या में राम मंदिर पर उगला जहर, इस बार संयुक्त राष्ट्र के सामने रोया, कहा कि ये बाबरी पर भी नहीं रुकेंगे, अब ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान बार बार मुंह की खाने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जिन्ना के इस देश ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा उठाया है। इस बार पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में राम मंदिर को लेकर जहर उगला है। पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र दूत मुनीर अकरम ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा उठाया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़कर संयुक्त राष्ट्र से भारत में मुसलमानों की रक्षा करने की मांग कर डाली। इससे पहले पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी में राम मंदिर को लेकर जमकर बयानबाजी की थी। यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन के एक अधिकारी मिगुएल एंजल मोराटिनोस को संबोधित एक पत्र में अकरम ने राम मंदिर के निर्माण और अभिषेक की निंदा की। इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक के दौरान साझा किए गए पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रवृत्ति भारतीय मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण के साथ साथ क्षेत्र में सद्भाव और शांति के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है। इतना ही नहीं दोस्तों, ज्ञानवापी और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर भी चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दूत मुनीर अकरम ने आगे लिखा है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भारत में मस्जिदों को मिटाने के प्रयास और धार्मिक भेदभाव की ओर इंगित करता है। मामला बाबरी मस्जिद से भी आगे बढ़ चुका है। भारत में मौजूद अन्य मस्जिदों को भी इसी तरह से खतरों का सामना करना पड़ रहा है। मुनीर अकरम ने आगे कहा है कि अफसोस की बात यह है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है, क्योंकि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों को भी अपमान और मिटाने के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान अब पहले घर में रो रहा था, अब यूनाइटेड नेशन में जाकर के रोता दिखाई दिया है दोस्तों, और क्लियर कह रहा है कि भारत बाबरी पर भी नहीं रुकेगा, अब ज्ञानवापी और ईदगाह जैसे मस्जिदों को भी मंदिर में तब्दील कर देगा। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के इस रोने को लेकर आपकी क्या राय होगी? तो दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन में जाकर के रोने की कोशिश कर रहा है, जबकि पूरा देश, पूरा विश्व ये जानता है कि अगर
अगर कोई चीज हो रही है तो वो प्रॉपर तरीके से कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। कोर्ट के आदेश पर ही जो कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। ऐसे में आपकी जो भी राय दोस्तों बताएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर गणतंत्र दिवस पर 40 साल बाद लौटी राष्ट्रपति की बग्गी क्रिकेट मैच की तरह सिक्का उछालकर पाकिस्तान से जीता था भारत। बता दें इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रोन पारंपरिक बग्गी में भव्य परेड के लिए कर्तव्य पथ पर पहुंचे, जिसने लगभग 4 दशकों के अंतराल के बाद वापसी की। दोनों नेताओं की सुरक्षा राष्ट्रपति के अंगरक्षक भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट द्वारा की गई सोने की परत चढ़ी राष्ट्रपति बग्गी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके फ्रांसीसी समकक्ष ने परेड में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रपति भवन से यात्रा की थी। लगभग 4 दशकों के बाद गणतंत्र दिवस समारोह में लौट आई औपनिवेशिक युग की बग्गी पर सवार होकर जब खुली हवा वाली गाड़ी के पहिए कर्तव्य पथ पर घूम रहे थे तो दोनों ने सैकड़ों दर्शकों का हाथ हिला अभिवादन किया। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें अब कनाडा नहीं रहेगा भारतीय छात्रों की पहली पसंद। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने किया सबसे बड़ा ऐलान। जी हाँ, भारत और कनाडा के बीच जारी तनाव का असर अब दोनों देशों के संबंधों पर दिखने लगा है। भारतीय छात्रों ने कनाडा में पढ़ाई करने जाने से दूरी बनानी शुरू कर दी है। इसका पूरा फायदा यूरोप के दूसरे देशों ने उठाना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ऐसा ऐलान कर दिया जिससे विदेशों में पढ़ने का सपना देखने वाले छात्र खुश हो गए। उन्होंने देश के 75वें गणतंत्र दिवस में शामिल होने के ठीक पहले एक ट्वीट कर अहम ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि साल 2030 तक पेरिस में 30,000 भारतीय छात्र शिक्षा के लिए आएंगे। उन्होंने आगे लिखा, ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है लेकिन हम इसे पूरा करेंगे। उन्होंने एक नोट शेयर करते हुए बताया कि हम फ्रेंच सिखाने के लिए फ्रेंचाइजीज का एक नेटवर्क विकसित करेंगे जिसमें फ्रेंच सीखने के लिए नए सेंटर होंगे। हम इंटरनेशनल क्लास बनाएंगे ताकि जो लोग फ्रेंच नहीं बोल सकते हैं वो भी फ्रांस की यूनिवर्सिटी में पढ़ सकेंगे। इसके साथ ही जिन लोगों ने पहले फ्रांस में पढ़ाई की है उनके लिए हम वीजा में मदद करेंगे। जी हाँ, आप ट्वीट भी देख पा रहे होंगे दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन जी का। ऐसे में थैंक यू सो मच, आप लोग जरूर कहिएगा इमैनुअल मैक्रोन को। अगली खबर की बात करें, जहां विदेशों में भी दिखाई दी तिरंगे की जमकर धूम। कुछ इस अंदाज में विदेशियों ने दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बता दें रशिया, अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों ने भी भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान वहां के दूतावास में कार्यक्रम भी हुए। रूसी दूतावास के अंदर बच्चों ने हिंदी गानों पर जमकर डांस किया और गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। रशिया के दूतावास में रूसी बच्चों ने प्रोग्राम के दौरान भारत के झंडे को भी लहराया। रशिया के दूतावास में छोटे छोटे बच्चों ने भी डांस करके भारत के गणतंत्र दिवस को मनाया। फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय मूल के लोगों और दूतावास में तैनात स्टाफ ने रिपब्लिक डे मनाया। इजरायल दूतावास में तैनात अधिकारियों ने भारत के ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर कुछ इस तरह मनाया गणतंत्र दिवस। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के बदले सुर भारत को दी बधाई, कहा हमारी सदियों से पुरानी दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, जब से मालदीव के नए राष्ट्रपति मुइज्जू बने हैं तब से लेकर अब तक लगातार उन्होंने भारत विरोधी बातें कही है, भारत विरोधी कर्त किए हैं जो हर एक भारतीय को चुभा है दोस्तों। लेकिन अचानक से मुइज्जू का यह रूप देखकर हर कोई चौंक गया। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप की तस्वीरों पर हुए विवाद के बाद बीते कुछ समय से भारत और मालदीव के संबंधों में खटास चरम पर है। लेकिन इस तनातनी के बीच राष्ट्रपति मुइज्जू ने दोनों देशों के बीच के संबंध की दुहाई दी है। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में मुइज्जू ने राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच के संबंधों को और आपसी सम्मान पर जोर दिया। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में भारत के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि की कामना करते हुए मालदीव के लोगों और सरकार की ओर से भारत के लोगों और सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मालदीव और भारत की दोस्ती सदियों पुरानी है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद मालदीव की सरकार के 3 मंत्रियों ने पीएम मोदी के इस दौरे की कुछ तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद गहराया। मामले पर विवाद बढ़ने के बाद इन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया था। और अब ऐसे में दोस्तों भारत को लेकर मुइज्जू का ये बयान देना कि भारत के साथ हमारी सदियों पुरानी दोस्ती है, ये कहना, इस पर आपकी अब जो भी राय हो दोस्तों बताएगा जरूर। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, सीमा पर तनाव के लिए भारत को ही दोषी बता रहा है चाइना। जी हाँ, चीन ने भारत के साथ सैन्य गतिरोध को लेकर एक बार फिर जहर उगला है। 2020 से ही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना के बीच सैन्य गतिरोध जारी है। इस बीच चीन ने विवादित सीमा पर तनाव भड़काने के लिए भारत को दोषी ठहराया है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने गुरुवार को बीजिंग में एक संवाददाता सम्मेलन में सीनाजोरी दिखाते हुए आरोप लगाया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर राजनीतिक तनाव की जिम्मेदारी पूरी तरह से भारतीय पक्ष की है। वू ने कहा कि भारतीय पक्ष के लिए सीमा मुद्दे को समग्र संबंधों से जोड़ना नासमझी और अनुचित है। यह दृष्टिकोण दोनों देशों के साझा हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष चीनी पक्ष के साथ एक ही लक्ष्य की दिशा में काम कर सकता है। रणनीतिक आपसी विश्वास को
को बढ़ा सकता है, मतभेदों को ठीक से संभाल सकता है और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति की रक्षा कर सकता है। दोस्तों, चीन ने लद्दाख से सटी अपनी अग्रिम सीमा चौकियों पर बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। ये सैनिक भारी हथियारों और साजो सामान के साथ डटे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही खुलासा हुआ था कि 2020 के संघर्ष के बाद भी LAC पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच कई बार भिड़ंत हो चुकी है। भारत ने इस दौरान चीनी सैनिकों की पिटाई करने वाले अपने वीर जवानों को पुरस्कार से भी नवाजा है। अगली खबर बता दें, यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मांगी मदद, कहा अर्थव्यवस्था उभारने में हमारी सहयोग करें मोदी जी। जी हां, रशिया यूक्रेन के बीच अभी युद्ध जारी है। युद्ध की वजह से यूक्रेन की आर्थिक हालत भी कमजोर पड़ गई है। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन ने अब अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत से मदद मांगी है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए उनको ग्लोबल लीडर कहा। यूक्रेनी प्रधानमंत्री डेनिस ने इंडिया टुडे टीवी को दिए इंटरव्यू में भारत से आग्रह किया है कि वो पहले की तरह से छात्रों को यहां वापस भेजकर और व्यापार को बहाल करने की दिशा में कदम उठाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सहायता करें। जी हां दोस्तों, डेनिस शमिहाल ने भारत को यूक्रेन का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार बताया है। उन्होंने देश यूक्रेन की मदद करने और मानवीय सहायता मुहैया कराने के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी की सराहना भी की। उन्होंने पीएम मोदी से भारत यूक्रेन के बीच पहले की तरह व्यापार को बढ़ावा देने का अनुरोध किया है, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था की बदहाली हो सके। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में क्या भारत को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए दोस्तों, उसकी अर्थव्यवस्था को उभारने में उसकी हेल्प करनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इन हेल्प जैसी खबरों को सुनकर लगता है कि हम वाकई में अब दानी देश बन चुके हैं और हमें अपने देश भारत पर गर्व है, तो कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको बता दें यूक्रेन की बात हुई तो अब रशिया से भी जुड़ी खबर आ रही है। फिर एक बार पीएम मोदी के मुरीद हुए व्लादिमीर पुतिन, कहा आज की दुनिया में आसान नहीं भारत के जैसी नीति रखना। जी हां, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की है। उन्होंने स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए भारत को श्रेय दिया। पुतिन ने कहा कि आज की दुनिया में ऐसा करना आसान बात नहीं है। रूसी मीडिया नेटवर्क रशिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में पुतिन के हवाले से यह बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने गुरुवार को रूसी छात्र दिवस के मौके पर कलिनिनग्राद क्षेत्र में विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे। राष्ट्रपति पुतिन ने बातचीत के दौरान कहा कि इस समय दुनिया में आर्थिक विकास और वृद्धि सबसे उच्चतम दर भारत की है। ऐसा मौजूदा प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप क्षमता के कारण भी है। उनके नेतृत्व में ही भारत इस गति तक पहुंचा है। जी हां, पुतिन ने कहा कि हमारा देश भारत और उसकी लीडरशिप पर भरोसा कर सकता है। इसकी वजह है, दरअसल हमें इस बात पर पूरा भरोसा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कभी भी रशिया के खिलाफ खेल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति अपना रहा है जो आज की दुनिया में आसान नहीं है, लेकिन 1.5 अरब की आबादी वाले भारत को ऐसा करने का पूरा अधिकार है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस अधिकार को साकार किया जा रहा है। पुतिन ने कहा यह कोई दिखावा नहीं है, ये एक हमारे साथ काम करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इससे हम ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि लंबे समय में हमारे भागीदार कैसा बर्ताव करेंगे। ऐसे में आप लोग थैंक यू व्लादिमीर पुतिन जी जरूर कहिएगा। भारत कितनी और पीएम मोदी जी कितनी तारीफ करने के लिए। अगली खबर की ओर चलें, जहां प्रधानमंत्री मोदी कर दिए जाएंगे किनारे और तब भारत झेलेगा कष्ट। ट्रंप, पुतिन और चीन का जिक्र कर बोले सुब्रमण्यम स्वामी। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत बड़ा दावा किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन का जिक्र करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि हिंदुस्तानी पीएम मोदी किनारे कर जाएंगे और इसी वजह से भारत कष्ट झेलेगा। माइक्रो ब्लॉगिंग मंच एक्स पर गुरुवार की शाम को उन्होंने पोस्ट में लिखा, आप लोग ये उम्मीद ना करें कि इंडिया की विदेश नीति के मसलों, बोले तो चीन का आक्रामक रवैया भी शामिल करते हुए विदेश नीति के मसलों पर यूएस राष्ट्रपति के नाते ट्रंप पीएम मोदी का समर्थन करेंगे। निजी मामलों पर डोनाल्ड ट्रंप को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ब्लैकमेल करते हैं। आर्थिक मामलों पर व्लादिमीर पुतिन खुद भी चीन के जूनियर पार्टनर हैं। ऐसे में भारत को कष्ट झेलना पड़ेगा क्योंकि पीएम मोदी किनारे कर दिए जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ही पार्टी के टॉप लीडर को घेरा हो। वो इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी जी भाजपा नेतृत्व और एनडीए सरकार की नीतियों और कार्यशैलियों को लेकर सवालिया निशान लगा चुके हैं। बीजेपी में एक ऐसा धड़ा है जो उन्हें भाजपा का मुखर आलोचक मानता है। बहरहाल सुब्रमण्यम की इन बातों को लेकर आपकी जो भी राय होगी दोस्तों बताएगा जरूर। लेकिन आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जहां पर भारतीय रुपया अस्थिर है जबकि चीनी युआन लगातार गिर रहा है। जी हां, भारतीय रुपया 2023 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्थिर रहा। वर्ष के अंत तक केवल 0.5% की गिरावट आई, जबकि चीनी युआन लगभग 3% की गिरावट के साथ कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दें, कुछ समय पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का असाधारण प्रदर्शन जारी रहेगा। जी हां, ऐसे में दोस्तों लॉन्ग लिव मोदी जी आप लोग कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां
पाकिस्तान के दोस्त को हथियार बेचेगा कनाडा। अमेरिका के इशारे पर ट्रूडो करेंगे बड़ा ऐलान। दरअसल कनाडा जल्द ही पाकिस्तान के जिगरी दोस्त तुर्की को हथियारों की सप्लाई करने वाला है। ये सप्लाई तब शुरू होने वाली है जब तुर्की ने स्वीडन को नाटो सदस्यता पर हामी भर दी है। बताया जा रहा है कि कनाडा ने फैसला अमेरिका के कहने पर लिया है। दरअसल कनाडा ने तुर्की को हथियार बेचने पर प्रतिबंध भी अमेरिका के इशारे पर ही लगाए थे। बदले में अमेरिका ने तुर्की के सामने स्वीडन की नाटो सदस्यता पर लगाए गए रोक को हटाने की शर्त रखी थी। अब तुर्की ने अमेरिका के दबाव में स्वीडन पर रोक को हटा दिया है। इसके बाद अमेरिका ने तुर्की को F-16 बेचने पर भी हामी भर दी है। कभी ऐसा समय था जब तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन F-16 के लिए अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान से छिड़े संघर्ष के बीच चीन ने ईरान को धमकाया। आखिर शी जिनपिंग ने पुतिन के दोस्त को क्यों दी चेतावनी? बता दें, पाकिस्तान से छिड़े संघर्ष के बीच चीन ने पुतिन के दोस्त ईरान को सबसे बड़ी चेतावनी दे डाली है। ईरान और चीन एक बात पर आमने सामने आ गए हैं। चीन ने ईरान को अपने में सुधार नहीं लाने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है। इस अप्रत्याशित घटना से रशिया भी हैरान है। दरअसल ईरान और रशिया आपस में अच्छे दोस्त राष्ट्र हैं, तो वहीं चीन और पाकिस्तान भी मित्र राष्ट्र हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान पर जवाबी हमला कर दिया था। तभी से दोनों देशों में जबरदस्त तनाव चल रहा है। इस बीच चीन की ईरान को धमकी अनायास नहीं है। दरअसल चीन ने ईरान को चेतावनी लाल सागर में लगातार वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हूतियों के हमलों को लेकर दिया है। चीन ने ईरान को कहा कि वो हूतियों के हमलों को रोके या व्यापारिक संबंधों को जोखिम में डालने को तैयार रहे। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान ने भारत पर गंभीर आरोप तो लगाया, लेकिन नहीं बताई इसकी सच्चाई। पाकिस्तान ने भारत पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। उसने दावा किया है कि भारतीय एजेंट्स ने पाकिस्तान की सरजर्मी पर 2 लोगों की हत्या की है। पाकिस्तान के विदेश सचिव मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी ने दावा किया है कि रावलकोट और सियालकोट में 2 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या की। उन्होंने दावा किया है कि इन हत्यारों और भारतीय एजेंट्स के बीच संबंध के हमारे पास पुख्ता सबूत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान की सरजर्मी पर हत्याएं कर रहा है। भारत ने इन आरोपों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया। अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर रशिया के पड़ोसी और दोस्त बेलारूस में आखिर क्यों भड़क उठा है। विद्रोह उपद्रवियों के घर छापा मारकर हुई गिरफ्तारियां। जी हां, रशिया के पड़ोसी और जिगरी दोस्त की भूमिका निभाने वाला बेलारूस इन दिनों विद्रोह की आग में जल रहा है। इससे देश में अशांति का माहौल कायम हो रहा है। रशिया के जिगरे दोस्त के घर अशांति का ये आलम रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए भी कतई शुभ संकेत नहीं है। यूक्रेन से युद्ध के खिलाफ बेलारूस खुलकर पुतिन के पक्ष में खड़ा रहा है। ऐसे में बेलारूस का अशांत होना रशिया के लिए भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। जी हां, इसलिए बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने विद्रोहियों पर कार्रवाई को तेज कर दिया है। बेलारूस में विद्रोहियों के खिलाफ साल भर से जारी कार्रवाई को तेज कर दिया गया है और कई घरों में छापे मारने के साथ ही लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अगली खबर बता दें, बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलें हुई तेज। जेडीयू और कांग्रेस ने बुलाई विधायकों की बैठक। जी हां, बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बीच जेडीयू ने 28 जनवरी को अपने विधायकों की बहुत बड़ी बैठक बुलाई है। यह मीटिंग मुख्यमंत्री आवास पर रविवार सुबह 10 बजे होगी। बैठक में सभी विधायकों को आने को कहा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जेडीयू के कई सीनियर नेता भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। उधर आरजेडी और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने विधायकों की बैठक बुला ली है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने यह मीटिंग पूर्णिया में शनिवार को दोपहर 2 बजे बुलाई है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस अपने विधायकों में से मौजूदा सियासी घटनाक्रम को लेकर चर्चा करेगी, तो वहीं आरजेडी विधायकों की मीटिंग शनिवार को दोपहर 1 बजे पटना में होगी। मीटिंग में तेजस्वी यादव समेत पार्टी के कई सीनियर नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी भी शाम को 4 बजे आज अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। राज्य में सियासी हलचल को लेकर यह मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी हां, तो वहीं बीजेपी के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता संतोष कुमार सुमन ने शुक्रवार को कहा कि बिहार सरकार 1 या 2 दिन में गिर सकती है। सुमन बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अब तक उनकी पार्टी को जेडीयू के साथ किसी भी गठबंधन के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया। इससे पहले दिन में भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राजनीति में किसी के लिए दरवाजे कभी भी परमानेंट रूप से बंद नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एचएम पार्टी ने क्या कहा, क्या आरजेडी के जीतन राम मांझी को दिया बिहार के सीएम पद का ऑफर। दरअसल बिहार में सत्ता का समीकरण बदलने की आशंकाओं के बीच बड़ी खबर आ रही है कि सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी आरजेडी ने जीतन राम मांझी को राज्य का सीएम बनाने की पेशकश की है। ये जान मांझी हम के नेता है यानी एचएम के नेता है और उनकी पार्टी के पास विधानसभा में 4 विधायक है, जबकि आरजेडी के सबसे अधिक 79 विधायक है। जीतन राम मांझी बिहार के सीएम रह चुके हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें सीएम बनाया था और बाद में हटा दिया था। तो वहीं नई सरकार की संभावना के बीच बिहार में चली तबादला एक्सप्रेस, कई आईएएस अफसर इधर से उधर किए गए। जी हाँ, अचानक गणतंत्र दिवस की छुट्टी के दिन आईएएस अफसरों के बड़े पैमाने पर तबादले के आदेश दिए गए हैं। के पाठक से विवाद करने वाले पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की जगह को अशोक कपिल को पटना का डीएम बनाया गया है। अशोक कपिल इससे पहले कारा सुधार सेवा के निरीक्षक थे। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पर
असदुद्दीन ओवैसी ने की टिप्पणी तो फूटा हिंदू पक्ष के पैरोकार का गुस्सा, कहा बाबा तुम्हें भस्म कर देंगे। जी हां, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट पर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से सवाल उठाए जाने पर हिंदू पक्ष के मुख्य पैरोकार सोहन लाल आर्य ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने यहां तक कहा कि अनर्गल बयान बंद करो, नहीं तो बाबा भस्म कर देंगे। ओवैसी ने दोस्तों भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर अपने ट्विटर हैंडल से गुरुवार को टिप्पणी की थी। उन्होंने दावा किया था कि सर्वे रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है, साथ ही एएसआई पर निशाना साधा था। ओवैसी ने कहा यह रिपोर्ट पेशेवर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने एकेडमिक जांच में टिक नहीं पाएगी। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है, अजम्पशंस पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाती है। जैसा कि एक महान विद्वान ने एक बार कहा था, एएसआई हिंदुत्व की दासी है। जी हाँ, जिसके बाद दोस्तों हिंदू पक्ष के पैरोकार ने ये बड़ा गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि बाबा तुम्हें भस्म कर देंगे। अब ऐसे में दोस्तों ये भी सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।